बिलाड़ा क्षेत्र के अंदर मैं कोई नया नहीं, विश्वविद्यालय के जमाने से लेकर आज तक जो मेरा राजनीतिक सफर रहा, हुंकार भरी, ललकार भरी, आरक्षण के आंदोलन चले, बिजली के आंदोलन चले, बिलाड़ा के नौजवानों का, धरती पुत्रों का हमेशा मेरे साथ आशीर्वाद रहा। और उसी का परिणाम है कि नई पार्टी बना के आज राजस्थान में किसान कौम के सम्मान की अगर कोई लड़ाई लड़ रहा है, वो नागौर का सांसद हनुमान बेनीवाल किसानों की लड़ाई को राजस्थान से दिल्ली तक ले गया। इसमें बिलाड़ा क्षेत्र का बहुत बड़ा योगदान है। ये बहुत मजबूत इलाका है। जब पंचायत चुनाव थे तो आपने राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को मजबूती दी और उप प्रधान बिलाड़ा सीट पे आरएलपी पार्टी का दिया। हमारे जब 18 के चुनाव थे उसमें बिलाड़ा के अंदर शायद लगभग 40,000 के लगभग आसपास वोट आपने डाले। मैं गांव-गांव नहीं घूमा था, एक सभा करी थी, हेलीकॉप्टर वाले ने बदमाशी करी, मुझे छोड़ दिया शेरगढ़ और मैं गाड़ियों से आया डांगियावास और बिलाड़ा में आया तो रात की 12-1 बज गई थी। लेकिन फिर भी बिलाड़ा में हजारों लोग स्वागत सत्कार के लिए खड़े थे। हाँ, हमने जिसको चुनाव लड़ाया था उसको मैंने वापस नहीं देखा। वो कहां चले गए? अच्छा, वो चले गए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मैं तो आपके लिए लड़ रहा हूं, लड़ता रहूंगा। लेकिन 40,000 वोट देके जो आपने मुझे ताकत दी राजस्थान के अंदर, उस ताकत का ही परिणाम है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नागौर की लोकसभा की सीट बीजेपी ने छोड़ दी हनुमान बेनीवाल के लिए। कहा हनुमान जी से हम गठबंधन करेंगे। उस गठबंधन का ही परिणाम था कि कांग्रेस का राजस्थान में सुपड़ा साफ हो गया। ये आपकी दी हुई ताकत का ही परिणाम था, ये आपकी दी हुई शक्ति का ही परिणाम था कि नागौर राजस्थान में भी एनडीए गठबंधन हुआ। और आरएलपी के जवानों के जोश का ही परिणाम था कि बीजेपी हारी हुई बाजी पलट गई और 25 सीट जीत गई। नहीं तो पहले ये थे कि 12-12, 13-13 सीट दोनों पार्टियों की आएगी। भाइयों, जब चुनाव जीत के गया लोकसभा का, मेरे सामने परोसी हुई थाली थी। मैं चाहता पार्टी का विलय करके कैबिनेट मंत्री बन सकता था। दोबारा जब देश में किसान आंदोलन हुआ, पंजाब के किसानों ने जब देश की सरकार को ललकारा, हरियाणा के किसान साथ आए, दिल्ली को घेरा, यूपी दिल्ली का किसान साथ आया। लेकिन राजस्थान में किसान आंदोलन नहीं था। पंजाब हरियाणा के किसान नेताओं ने मेरे से बात करी, हनुमान जी आप किसान कौम के हो, किसान के बेटे हो, आप अगर मोदी की सत्ता छोड़ दो, एनडीए छोड़ दो तो सरकार झुकेगी और हमें नई ऊर्जा किसान कौम को मिलेगी। भाइयों, मैंने एक पल नहीं गंवाया। ये दिल्ली जयपुर का हाईवे जो गुर्जर आरक्षण आंदोलन में जाम नहीं हुआ, हनुमान बेनीवाल के नौजवानों ने, आरएलपी के जवानों ने एक ललकार में इस हाईवे को जाम किया और मोदी की सत्ता छोड़ के 70 दिन देश का कोई सांसद सड़क पर बैठा, वो नागौर का सांसद था जिसने सत्ता का त्याग किया। मैं राजनीति के अंदर भी वीर तेजाजी महाराज के आदर्श स्थापित करने की बात करता हूं। मैं जो कहता हूं वो करता हूं और इसीलिए मैं सत्ता के बाहर हूं। मेरे साथ कई लोग आए 98, 2003, 8, 13, 18, 23, 2-2, 3-3 बार मंत्री बन के चले गए। पार्टियां बदली, मंत्री बने, मौका आया दूसरी पार्टी का दुपट्टा पहन लिया। लेकिन हनुमान बेनीवाल मंत्री पद के लिए नहीं घूम रहा है। मैं मंत्री नहीं बनना चाहता, मैं संतरी बन के आपकी सेवा करना चाहता हूं प्रदेश के अंदर। मैं चाहता हूं कि सत्ता पूरी आपके हाथ में हो। मांगने से सत्ता नहीं मिलती, सत्ता छीननी पड़ती है। आप अपनी ताकत का अंदाज लगा लो। 22% आप हो, गुर्जर मीणा यादव साथ हो जाए और मेघवाल, बाबरी समाज और मुस्लिम साथ हो जाए, कि संख्या जाती है 72-75%। आवश्यकता नहीं कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी की। लेकिन दुर्भाग्य इस बात का है कि नेताओं ने आपको लड़ना नहीं सिखाया। यहाँ एक ही चीज लोग जानते हैं, एक बार कांग्रेस ज्वाइन कर लेते हैं, बीजेपी, मोदी के पास ईडी का हथियार है, सीबीआई का हथियार है। अभी राजस्थान में देख लो, नेताओं के पार्टी बदलने की एक सीजन आ गई। देखा कि नहीं देखा? एक आता है पार्टी बदल के दूसरे दिन कहता है, पहले उसका परिवार कहता है
ये कमल का फूल सत्यानाशी का फूल था, वो दादाजी कहते थे, और फिर पोती कहती, और वो अचानक तैयार हो क्या मेरे पे आरोप लगाती ये तो बीजेपी के अंदर है, बीजेपी किसान विरोधी है। और ईडी और सीबीआई जब ससुराल पक्ष बुलाता है, ससुराल पक्ष वो बुलाता है, ईडी के राडार पे जब ससुराल आता है, जब लगता है कि सास गिरफ्तार होगी, ससुराल वाले अंदर जाएंगे, तो कहती है कि मोदी जी देश का विकास करेंगे और मेरी लड़ाई कांग्रेस से नहीं है, मेरी लड़ाई हनुमान से, वहां भी मेरे से ही लड़ाई। अब आप बताओ, कहा मुझे कोई तो छोड़ दो। कोई तो कहता है कि मैं कांग्रेस के इशारे पे पार्टी बनाई, छोड़ जाते हैं तो कहता है कि हनुमान बेनीवाल बीजेपी की बी टीम है। मुझे एक चीज तो बताओ, मैं बी टीम किसकी हूं, कांग्रेस की हूं बीजेपी की हूं? एक दोनों की तो कैसे हो सकता हूं? और मैं ये कहता हूं कि कांग्रेस और बीजेपी सी टीम है, करप्ट, दोनों पार्टियां करप्ट है, भ्रष्ट है। और ये भ्रष्टाचार के आंकड़े रोज आप अखबार के अंदर पढ़ रहे हो, लेकिन मेरे हाथ में सत्ता की चाबी नहीं। अगर सत्ता मेरी हो तो मैंने एक जगह बयान दिया था कि मैं गहलोत वसुंधरा को पूरी जांच करा के गिरफ्तार करके एक जेल और एक बैरक में बंद कर दूंगा। तब लोगों ने कहा कि एक बैरक में कैसे बंद कर सकते हो, महिलाओं की जेल अलग होती है, आदमी की अलग। तो मैंने कहा इसमें पार्टीशन करवा देंगे अंदर। तो हो सकती कि नहीं हो सकती? जब इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई तब ऐसे ही नेताओं को जेलों के अंदर डाला था, ठूस दिया था जेलों के अंदर। नसबंदी का अभियान चला था, बच्चे तो नहीं जानते, पुराने लोग हैं वो बातें, ये बैठे इनको पता है सारा। ये देश इमरजेंसी के दौर से गुजरा था, लेकिन मोदी ने भी देश में इमरजेंसी लगा रखी है। देश का मीडिया वही बात चलाता है जो प्रधानमंत्री चाहते हैं। अगर उनके खिलाफ की बात हुई नहीं छपेगी। लेकिन आज हमारे लिए खुशी की बात यह है कि सोशल मीडिया का जमाना है। मैं अभी यहां बोल रहा हूं, देश प्रदेश और विश्व के किसी कोने के अंदर बैठा जो मुझे पसंद करता है नापसंद करता है, वो मुझे लाइव सुन रहा है कि हनुमान जी बिलाड़ा के रियाज सेठानी गांव में क्या बोल रहे हैं। तो ये सोशल मीडिया का कमाल है। देखो हमारे पास जवानों की फौज है, और जवानों ने जब जब चाहा इस देश और प्रदेश के अंदर परिवर्तन किए। देश को अगर आजादी दिलाई, तांत्या टोपे, मंगल पांडे, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, उनके बलिदान से अंग्रेज देश छोड़ के भाग गए। भाइयों, आसाम के अंदर एक चुनाव याद दिलाता हूं। आसाम में एक बड़ा आंदोलन हुआ था, छात्रों ने बड़ा आंदोलन किया आसाम के अंदर, और पूरी सरकार खुद की बना ली, और प्रफुल्ल कुमार मोहंतो मुख्यमंत्री बने, और उनके मंत्रिमंडल में आधे दर्जन लड़के बने, जिनमें आधे दर्जन कुंवारे थे उस समय। वैसे मैं भी एमएलए बना जब कुंवारा ही था, लेकिन मेरी थोड़ी सी उम्र उस समय से ज्यादा थी। भाइयों, मेरे साथ नौजवानों की ताकत है। बिलाड़ा की सीट सीधी जीती हुई है, ज्यादा गणित लगाने की आवश्यकता ही नहीं। राम रख जी यहाँ बैठे हैं, ये तो हमारे भाई हैं, दूसरे थोड़ी, हमारा डीएनए एक है सबका। ये मदद करते हैं इनके लोग, हम कर देंगे, शिल्ड कास्ट का कुछ वोट आ जाएगा। देवासी समाज भी हमारे साथ है, अन्य सर्व समाज हमारे साथ है। हर कौम ये चाहती है कि कांग्रेस बीजेपी को हम वोट नहीं देना चाहते, मजबूत विकल्प चाहिए। मैं मुस्लिम भाइयों से अपील करता हूं कि आरएलपी से मजबूत विकल्प नहीं है। कांग्रेस नहीं आ रही सत्ता के अंदर, भूल जाओ, कांग्रेस आ रही है। कहीं ऐसा नहीं हो कि कांग्रेस हार जाए और आरएलपी को वोट नहीं डालो और बीजेपी आ जाए। इस बात का भी ध्यान रखना आप लोग कि मेरी लड़ाई लड़ते लड़ते मैं थक जाऊं। मुझे एनर्जी जब मिलेगी जब आप मुझे मजबूती दोगे। लड़ते लड़ते 20 साल हो गए, एक व्यक्ति लड़ रहा है, 20 साल सत्ता को ठोकर मार के लड़ाई लड़ रहा है। ये मैं आपको धन्यवाद दूंगा कि आप अपने अपने साधनों से रैलियों के अंदर, हर कार्यक्रमों के अंदर देखिए किस तरह गांव के गांव माताएं बहनें बच्चे एक उम्मीद के साथ यहाँ खड़े हैं कि हनुमान जी हमारे लिए सब कुछ करेंगे। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि राजस्थान के जवान ने इस बार अगर ठान ली, आज का अखबार आपने अगर पढ़ा हो, उसमें क्या लिखा था कि पहली बार वोट कितने लोग करेंगे, 80 लाख के लगभग पहली बार वोट करेगा बच्चा। पहला वोट होगा जो वोटर होगा, चाहे लड़का है लड़की है, वो पहला वोट करेगा 80 लाख। 80 लाख में से अगर वोटिंग होती है 80%, कितने वोट होते हैं? 64 लाख।
टोटल पोलिंग कितनी होती है? 4 करोड़ हो जाएगी। 356 होते पिछली बार 80 लाख मिल गए थे सारे हम लोगों को मिला के। एक 39 कांग्रेस थी, एक 36 बीजेपी थी, और 80 लाख में हम सारे थे थर्ड फ्रंट के लोग। पिछली बार तो बहुत सी सीटें छोड़ दी। कोई रोता हुआ है रात को आया, प्लीज मामा जी मेरी मदद कर दो, मेरे पापा तकलीफ में। किसी ने कहा प्लीज चाचा जी मेरी मम्मी तकलीफ में, मेरी मदद कर दो। कर दी मैंने। अरे मैंने तो मदद कर दी, लेकिन मेरी पार्टी तो कमजोर पड़ गई कि नहीं पड़ी? पिछली बार मैंने सबकी मदद करी। 10 लोग अगर आ गए किसी इलाके से कि हनुमान जी आपकी पार्टी नहीं जीतेगी, सिर्फ हराने के लिए खड़ा मत करो, मैंने कहा मैं नहीं खड़ा करूंगा, लेकिन अगली बार बोले अगली बार हम आपके साथ हैं। भाइयों अगर 200 सीटों में चुनाव लड़ाता तो मेरा वोट 20 लाख होता, 9 लाख से बढ़ के 20 लाख वोट होता, लेकिन नहीं लड़ाया। मुझे पता था कि मैं 5 साल लड़ूंगा, प्रयास करूंगा। मेरे अंदर इतनी ईश्वर की दी हुई ताकत है कि मैं 5 साल और लड़के मेरे भाइयों को संगठित करूंगा और सत्ता पे कब्जा, किसान के पुत्रों का, धरती पुत्रों का सत्ता पे कब्जा करवाऊंगा। इसको लेके मैंने लड़ाई लड़ी। 5 साल निकल गए। कोरोना काल के अंदर आपने ये स्थिति भी देखी होगी, 50 लाख लोग मर गए कोरोना से देश में। कौन जिम्मेदार है? मोदी। स्टेट में गहलोत। जब कोरोना हुआ पहली इंटरनेशनल फ्लाइट पर अगर रोक लगा देते, उस कोविड के पेशेंट को पकड़ के भर्ती कर लेते तो कोविड नहीं फैलता। जिद करके मोदी भाषण दे रहा था लोकसभा में, हम अंदर थे, हम सबको कोविड हुआ। कितने 3-4 मिनिस्टर चले गए, कितने एमपी चले गए, कितने अधिकारी चले गए, कितने डॉक्टर चले गए, कोरोना वॉरियर की मौत हो गई। आपने देखा कोविड का कैसा भया वे हालात इस देश के अंदर। कौन जिम्मेदार था? 2 महीने लोकसभा चलाई और मोदी ने भाषण दिया हिंदुस्तान में भाइयों बहनों कोविड नहीं आएगा। तो हमने सोचा भगवान से इसकी बात हो गई होगी, ये कोविड आएगा नहीं। आ गया। सारे बीजेपी के करीब करीब नेता अस्पताल के अंदर थे। वो पहला कोविड था। लेकिन सेकंड कोविड जब आया, किसी ने सोचा नहीं होगा कि ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए लोग इस तरह जाएंगे कि हमें ऑक्सीजन चाहिए, प्राणवायु नहीं। लोग आते थे, एमपी साहब मेरा बच्चा बीमार है, उसे वेंटिलेटर चाहिए, उसे रेमडेसिविर इंजेक्शन चाहिए, उसे वार्ड में भर्ती कराओ, ऑक्सीजन दिलवाओ। हमने कोविड काल के अंदर भी आपको छोड़ा नहीं, आपके बीच में थे। मैं तो वैक्सीन भी नहीं लगी थी, फिर भी बीच में था। डॉक्टरों ने कहा कि दोबारा कोविड हो गया दिक्कत हो जाएगी। मैंने कहा दिक्कत तो एक दिन होनी है, सबको ही होगी दिक्कत। कब पता लग चलता है? तो ऊपर वाला लिख के भेजता है कि कौन कितने साल जिएगा। हमारे भाइयों को छोड़ के सड़क से नहीं जा सकते। मैंने देखा 5 साल एक पोस्ट आपके लिए जिससे नहीं डाली, 5 साल में आपका सुख दुख नहीं पूछा। किसान की बिजली आ रही कि नहीं आ रही है? कर्ज माफी का क्या हुआ? जवानों को रोजगार मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? और 5 साल बाद अचानक फेसबुक पे पोस्ट आती है कि हम सच्चे किसानों के हितैषी हैं और हम कांग्रेस को छोड़ते हैं और भाजपा को ज्वाइन कर। बताइए आप, 5 साल के अंदर प्रकट हुए। जैसे कोई सपने में उनके कोई देवी देवता आ गए, उनका बाप जाओ। अरे तुम लोगों ने जो मारवाड़ का सत्यानाश किया, तुम्हारे दादाजी, परदादाजी, लड़दादाजी, जो जोधपुर में नागौर के अंदर जो हमारे को आज जो हमारी स्थितियां बनी, नेर का पानी आ जाता बिलाड़ा के अंदर, भोपालगढ़ में, खींवसर नागौर में 50-60 साल पहले, तो यहाँ के बच्चे भी, हमारी बेटियां भी जर्मनी, इंग्लैंड, अमेरिका में पढ़ते, लेकिन पीने का पानी नहीं है। नारू रोग होता था लोगों के। मैंने खुद देखा है कि तालाबों का गंदा पानी पी के लोग किस तरह अकाल पड़ते ही कोटा डिवीजन के अंदर जाते थे कमा के खाने के लिए। कौन जिम्मेदार था? यही लोग जिम्मेदार थे। कोई तो दादा की पोती, कोई तो उसका दादा, कोई परदादा, कोई लड़दादा, इन्होंने बर्बाद करके छोड़ दिया। गुलामी करते थे लोगों की। पेट में दाना है किसी और का तो पेट में दाना बोलता है। जो जहां रह के खाता है वो उसी के गीत गाता है। जिसका पेट में दाना, बच्चे उसी के गीत गाएंगे। हनुमान बेनीवाल के बच्चे हमेशा किसान और तेजाजी की जय बोलेंगे, और जो दूसरे गढ़ रजवाड़ों में रह के अगर उनका अन्न खा के जो आए हैं वो उनकी जय बोलेंगे, आपकी जय नहीं बोल सकते। खून खून होता है, और हनुमान बेनीवाल के अंदर खून का आखिरी कतरा भी इस किसान कौम के लिए तैयार है। मैं इन बीजेपी कांग्रेस के नेताओं को पूछना चाहता हूं, तुम किस हैसियत से
समाज की और किसान की बात कर रहे हो। तुम चाटुकार हो, तुमने गहलोत की प्लेटें उठाई, किसी ने वसुंधरा की साड़ियां ड्राई क्लीन कराई, किसी ने उसकी सैंडल उठाई। काय के नेता हो तुम लोग? नेता है ही नहीं राजस्थान में। कहाँ है नेता? नेता होते पार्टी बनाते, हमें कोई झंडा देते, मैं पकड़ लेता हूँ झंडा। हरियाणा यूपी के लोग झंडा देते थे, वो ठग आते थे, ठग के चले जाते, झंडा ले जाते, डंडा पीछे रहता था। मैंने झंडा भी दिया, 6 फुट का डंडा भी आपको दिया। और इस झंडे के अंदर इतनी ताकत है, ये झंडा एक बार यूं कर दो ना, कोई गरीब आदमी भी झंडा लेके खड़ा हो जाए। मैं हनुमान बेनीवाल किसान की आरएलपी पार्टी का मेंबर हूं। मजा ले कि सरकार उसके सामने देख ले, पता है कि इसके पीछे कौन खड़ा है। जिस तरह लाल झंडी दिखाने से ट्रेन रुक जाती है, आरएलपी का झंडा दिखाने से मोदी और गहलोत की सरकारें रुक जाती है। ये आप अच्छी तरीके से जानते हो। भाइयों, मैंने आपको लड़ना सिखाया, लेकिन मैंने कभी जातियों को नहीं लड़ाया। कई बार ऐसी स्थितियां हुई कि जातियां आमने सामने हो गई, सोशल मीडिया पे बच्चे एक दूसरे के खिलाफ बोलने लग जाते हैं, लेकिन मैं ऐसा व्यक्ति हूं कि बीच में खड़ा हो जाता हूं, मैं वापिस आपको एक जगह ले जाता हूं। कभी लॉ एंड ऑर्डर भी नहीं बिगड़ा राजस्थान के अंदर। कितने बड़े बड़े कार्यक्रम हुए। अभी ये बेटी छात्र संघ चुनाव की बात करी थी, मैं छात्र संघ का अध्यक्ष था, मैं वहीं से बड़ा हूं। मैंने पैरोकारी करी, प्रयास किया। 1 महीना मैंने पूरा इन बच्चों के चुनावी साल में, जब सारे लोग टिकट बांट रहे हैं दिल्ली के अंदर, कोई काम नहीं करेगा, पूछो कहां हो टिकट लेने के लिए, दूसरा टिकट बांट रहे हैं, मैं बैठा हूं। अभी भी कागजों को तो लेऊंगा, लाओ ट्रांसफर नहीं हो रही, ला दे दो, पानी लाओ, सड़क लाओ, स्कूल लाओ, मना नहीं कर रहा हूं। और कागज भेजता भी हूं, काम होता भी है। और काम इसलिए होता है कि जिसके पास कागज जाता है वो सोचता है कि अगर हनुमान जी का काम नहीं किया तो चुनाव हरा देंगे, डर के मारे मेरे काम भी हो जाते हैं। तो मेरे काम तो नहीं होता, आपके काम है, विकास के काम। छात्र संघ चुनाव के अंदर एक राजस्थान का नेता नहीं बोला, बीजेपी का संगठन, कांग्रेस का संगठन, कोई नहीं बोला। बच्चों की लड़ाई हनुमान बेनीवाल अकेला लड़ता रहा। मैं विश्वास दिलाता हूं बच्चों को, जो वादा सरकार ने किया है, मैं चुनाव की घोषणा भी कराऊंगा। कमेटी की मीटिंग हुई नहीं, इसलिए नहीं हुई कि मंत्री जी बच्चों के पक्ष में नहीं रहे, तो मंत्री जी के ईडी की रेड पड़ गई। पढ़ लिया अखबार में आपने? तो मैंने मंत्री जी को फोन किया, मैंने कहा मंत्री जी कमेटी का क्या हुआ? बोला आपको तो कमेटी की पड़ी है, मेरे तो घर पे ईडी आई है, मैं ईडी की रिजल्ट हूं, कमेटी बनाऊं, आप ये बताओ। मैंने कहा चलो कोई नहीं, कमेटी आपका भाई कोई दूसरा बनाएगा। ध्यान रखना कि अपना मामला गड़बड़ नहीं हो जाए, एमएलए सीट का भी, और ईडी वाले ले नहीं जाए मंत्री जी, क्योंकि आप कोटपुतली में हो और कोटपुतली से दिल्ली नजदीक, वहीं से उठा के ले जाएंगे ईडी वाले। ये तो बिलाड़ा तो दूर है काफी दिल्ली से। तो लड़ेंगे लड़ाई, जो कहा है वो करके दिखाएंगे। कई बार ऐसा होता है कि सरकारों के सामने लगातार लड़ना पड़ता है, लड़ते लड़ते आदमी थक जाता है, लेकिन मैं थकने वाला उन योद्धाओं में से नहीं हूं कि थक जाए। मैं आपकी बात को रखूंगा, समय जरूर लग सकता है। छात्र संघ चुनाव की घोषणा भी इसी सरकार से कराएंगे। मैं चाहूंगा कि आचार संहिता लगने से पहले पहले राजस्थान की गूंगी बेरी सरकार से छात्र संघ चुनाव की घोषणा कराऊं। मैं पूरा प्रयास करूंगा। मैं चलते चलते जब रहता हूं तो टेलीफोन पर लगातार संपर्क में रहता हूं। छात्र संघ चुनाव क्यों नहीं कराए, क्यों नहीं कमेटी बनी, क्यों नहीं मीटिंग बुलाई? यह सही है कि ईडी की रेड से मंत्री परेशान हो गया, और 5-7 दिन आप जानते हो घर में शादी होती है तो बाहर थोड़ी सूझता बेचारा के ईडी आ गई वहां पे। भाइयों, हर वर्ग की लड़ाई आप देख रहे हो, किसान कर्ज माफी से लेके, जवानों के रोजगार से लेके, टोल मुक्त राजस्थान, बिजली, सशक्त लोकायुक्त, और तो और ये मेरे पुलिस के जवान खड़े हैं, कई बार इनके भी तकलीफ पड़ जाती है। तो पुलिस के जवानों को जब वो शहादत देते हैं, इनको शहीद का दर्जा कैसे मिले? मिलिट्री के लोगों को आवश्यकता पड़ जाती है, मिलिट्री में कोई घटना घट जाती है, मिलिट्री वाले तो बॉडी लेके आ जाते हैं यहाँ पे। मैं हूं जो मिलिट्री से भी कहता हूं नहीं, सारी मांग मानो जो परिवार कहता है वो करवाता हूं। मेरे जाट के मामले में आपने देखा कि सीआईएस से सारी आ गई थी दिल्ली से, सरकार को झुकाया और न्याय दिलाया। एक जगह नहीं, हजारों ऐसी जगह होगी जहां हनुमान बेनीवाल ने हर वर्ग, हर जाति को न्याय दिलाया। और न्याय दिलाते वक्त ये नहीं देखता कि सामने कौन है। मैंने देखा बड़े बड़े नेताओं को, मैं कई बार नेताओं से बात होती है, साहब फला जगह घटना हुई, आप नहीं जा रहे हो। अरे साहब हम क्या जाएं, आरोपी तो हमारी जाति के खुद गई। लेकिन हनुमान बेनीवाल ऐसा व्यक्ति है, आरोपी चाहे मेरे समाज का हो, मैं जाता हूं
और उसको गिरफ्तार कराता हूं राजस्थान के अंदर। ये ताकत अगर किसी के अंदर है, वो नागौर के सांसद के अंदर ताकत है। वो गरीब की पीड़ा समझता है, गरीब के आंसू पहुंचता है, और उसी का परिणाम है कि 8-8, 10-10 घंटे इस राजस्थान में आप इंतजार करते हो। मुझे याद है कि बालोतरा में एक सभा, जब मैं अग्निपथ की लड़ाई लड़ रहा था, मोदी ने सेना को ठेके पे दिया, देश का कोई सांसद नहीं बोला, एकमात्र सांसद, एकमात्र किसान का बेटा जिसके मन में आपके लिए पीड़ा है, उसने 2 लाख जवानों की जोधपुर में रैली करके मोदी को चेतावनी दी, आ रहे हम दिल्ली की तरफ। उस रैली का परिणाम ये हुआ कि भाइयों पहले 25% अग्निवीर को रख रहे थे, 75 को वापिस भेज रहे थे, अब 50% रखेंगे, 50 वापिस भेजेंगे। एक कूच करेंगे हम दिल्ली की ओर, अग्निपथ वापिस करवा लेंगे। मैं जानता हूं कि दिल्ली वाले कितने मजबूत है, कितने कमजोर है, मेरे से ज्यादा उनको कोई नहीं जानता। लड़ने वाला चाहिए, उनको झुकाने वाला चाहिए। मैं बालोतरा के अंदर उस समय सभा कर रहा था, मुझे 3 बज गई सांचौर के अंदर। तो मैंने बालोतरा में मैंने कहा यार अब 3 बज गई, अब छोड़ो इस कार्यक्रम को। तो बोले नहीं साहब, कोई बीजेपी वाला कह रहे हैं हनुमान जी की सभा ही नहीं होने, इसलिए करनी जरूरी है। तो चलो ठीक है, फिर जोधपुर से आ गए सारे लोग। सुबह 5:30-6 बजे सभा करी, सुबह तड़के 2-3 हजार लोग थे, सुबह 5। यहाँ राजस्थान में इंतजार नहीं करते, बीजेपी के नेताओं की कुर्सियां खाली पड़ी रहती है। मोदी के लाते ना इतने 10,000 कुर्सी लगाएंगे, 40,000 के लिख देंगे, 40,000 हमने व्यवस्था करी। और कांग्रेस वालों की हालत तो आपने देख ली होगी, कांग्रेस तो कांग्रेस से ही लड़ रही है। सारे फौजमार कप्तान एक ही पार्टी के अंदर बैठे, भ्रष्टाचार के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए, हर पेपर आउट हो रहा है। गहलोत ने खुद ये कहा था कि वसुंधरा अगर नहीं होती तो मेरी सरकार नहीं बचती। इससे बड़ा मिलाजुली का क्या खेल हो सकता है भाइयों? जब गहलोत खुद ही कह रहा है कि वसुंधरा और हम एक हैं, तो ये मिलाजुली का खेल है। ये तो मैं तो कह ही रहा हूं 15 साल से। और मुझे तो लगता है कि अशोक गहलोत और वसुंधरा विश्वविद्यालय और कॉलेज के दोस्त हैं दोनों जमाने के अंदर, इसलिए वो दोस्ती शायद ये निभा रहे हैं दोनों, ऐसा मुझे लग रहा है, क्योंकि एक दूसरे की बहुत मदद करते हैं हर चीज में। आप देखिए कितनी चिंता अशोक गहलोत को, बीजेपी वसुंधरा को आगे क्यों नहीं ला रही? आपको क्या करना है? आप अपनी पार्टी का ध्यान रखो ना खुद का। और बीजेपी वाले वो ये क्यों नहीं करे? अरे तुम्हारी पार्टी का ध्यान रखो भाई, तुमने क्या किया? अब तुम कह रहे हो नड्डा जी आ रहे हैं, चड्डा जी आ रहे हैं, फलान जी आ रहे हैं। अरे क्या करोगे? राजस्थान का डूब गया राजस्थान। 25 साल में हमारी बहन बेटे सुरक्षित नहीं, छोटे भाई सुरक्षित नहीं, न रोजगार है, किसान कर्जे के बोझ के तले आत्महत्या कर रहा है। कौन रखवाली करेगा हमारी? बताओ मुझे। रखवाली करने के लिए अब कोई लोक देवता तो आएंगे नहीं आपके बीच, अब कोई लोक देवता आके अवतार थोड़ी लेंगे। किसी न किसी मजबूत व्यक्ति को आपको तैयार करना होगा, भरोसा करना होगा। और भरोसा एक समाज के करने से नहीं होगा, 36 कौम को भरोसा करके उस व्यक्ति को मजबूती देनी होगी। भाइयों, अगर मैं जातिवादी नेता होता तो 3 MLA मेरे बने, 2 शेड्यूल कास्ट के, देख लो आप पुखराज जी, इंदिरा बाबरी जी की जाति क्या, दोनों देखो ऐसी क्या नहीं। बसपा का एक भी शेड्यूल कास्ट का MLA नहीं बना, 6 के 6 दूसरे बने थे, कांग्रेस में चले गए छोड़ के। बसपा खाली आती आती पीछे रहा था, बसपा चली गई कांग्रेस पार्टी के अंदर। लेकिन हनुमान बेनीवाल की RLP पार्टी के अंदर 3 में से 2 विधायक SC के बने। कितने चुनाव लड़ाए? 10-12 मेघवाल, बाबरी, नाइक समाज से, मुस्लिम समाज से, मीणा, गुजर, यादव, ब्राह्मण, डांगी, ऐसा कोई समाज, राजपूत, ऐसी कोई कम्युनिटी नहीं है जिसको मैंने चुनाव नहीं लड़ाया। अब किसी ने कोई टिकट मांगा ही नहीं और लिया ही नहीं, और मैंने प्रयास किया, तो उसका मेरे पास क्या इलाज है बताओ? अब लड़ा दूंगा इस बार, आए तो सही। मैं चाहता हूं कि मजबूत आदमी आए। अब यूं थोड़े किसी टिकट पीछे बांध दूं, वो ले जाके फार्म नहीं भरे, ऐसे आदमी को टिकट थोड़ी दूंगा। भी पार्टी मेरी मजबूत है। आज देख रहे हैं आप, बाई इलेक्शन के अंदर आपने देखा बल्लभनगर से सरदार से किस तरह RLP की मजबूती थी। बल्लभनगर में बीजेपी की जमानत करवा दी, दरियावत में BTP RLP का जो समर्थित था उन्हें भाजपा को थर्ड पे डाला, और सरदार शहर में 50,000 के लगभग वोट लेके संदेश दिया। जो 9,000 वोट मिले थे 18 में, वो 9,000 50,000 हो गए। मतलब कितने गुना बढ़ गए? 5.5-6 गुना वोट राजस्थान के अंदर बढ़ा। भाई ये वोट परसेंटेज किसने बढ़ाया? जवानों ने बढ़ाया, सर्व समाज ने बढ़ाया। मैं विश्वास दिलाता हूं कि आप ताकतवर है। नौजवान जिधर चलता है उधर जमाना चलता है। और राजस्थान के नौजवानों, ठान लो, अपनी ताकत को पहचानो। आपका भाई आपके लिए
20-25 साल सत्ता छोड़ के सड़कों पे भूखा पैसा घूम रहा है, दोबारा कोई लड़ाका आपको नहीं मिलेगा। बीजेपी कांग्रेस के लोग फिर शोषण आपका करेंगे, न आपको बराबर बिठाएंगे। यही लूट खसोट राजस्थान के अंदर चलती रहेगी। हमारी अबला बहन बेटियों की पुकार, जवानों की चीख, कोटा के अंदर जिस तरह हमारे बच्चे सुसाइड कर रहे हैं 29, और वहां का मंत्री बयान देता है कि ये तो ऐसे ही कर रहे हैं, इनके तो कोई लव अफेयर का चक्कर हो सकता है। इसके स्टेट गवर्नमेंट का एक बड़ा मंत्री जो गहलोत का खास है, इस तरह के बयान राजस्थान के अंदर आते हैं। जो रेप की घटनाएं हो रही है, कांग्रेस के मंत्री कहते हैं ये तो मर्दों का प्रदेश है। आप बताइए ऐसे घटिया लोगों का इलाज क्या है? घर बिठाना, पकड़ना, ठूसना, कहीं में जेल के अंदर। वो कौन करेगा? सरकार होगी। ये तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आरएलपी के सरकार के नजदीक आई, और आरएलपी के बिना सरकार नहीं बनी, और आरएलपी से ही सरकार बनी। गुंडे बदमाश सारे राजस्थान छोड़ के बंगाल की खाड़ी में चले जाएंगे, एक भी सड़क पे और गांव में आपको नहीं दिखेगा। नहीं तो तेज गाड़ी चलाता हुआ दिखेगा, और न 9 बजे बाद कोई इधर उधर दिखेगा। और मुझे आशीर्वाद भी मिलेगा उन माताओं बहनों का। कई छोरे जो इधर उधर घूमते हैं, घर पे टाइम पे नहीं पहुंचते, वो 8:30-9 बजे आके घर सो जाएंगे सारे एक सारे। ये जब होगा जब आरएलपी की सरकार राजस्थान के अंदर। सरकार कौन बनाएगा? आप बनाओगे। तैयार हो इस बार? पहले तो बिलाड़ा का बता दो, बिलाड़ा सीट आ जाएगी क्या? और 25 अपने को 25,000 वोट चाहिए, पहले से ज्यादा 40 तो आगे थे। नहीं 25,000 65,000 पे जीत जाएंगे, 60-65 पे आ जाएंगे। लेकिन खाली ये सारे देवासी हमारे हाजी साहब बैठे हैं, सारे विष्णु, ये तो हमारे भाई है। पिछली बार थोड़ा गड़बड़ लूणी में भी मेरे से जितवा लिया और मेरी मदद नहीं करी यहाँ पे। बताओ, मैं तो सीधा साधा आदमी हूं। अब की बात ध्यान रखना बाबूजी पूरा मेरा बिलाड़ा के अंदर, कि मैं कितना ध्यान रखता हूं आप लोगों का। तो आप सबको मजबूती के साथ देखिए, लोकतंत्र के अंदर सत्ता आपके हाथ में, मतदान के माध्यम से आप एक बार सत्ता ले आओ, अपने आप सारे काम ठीक हो जाएंगे। कैसे होंगे कैसे नहीं होंगे आपको सोचने की आवश्यकता थोड़ी है। 70 साल क्या हुआ, किसने देखा? ये देखो हमारे मातृशक्ति बैठी है, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की भूमिका में लड़ेगी, बेटियां बैठी है, बच्चे भगत सिंह की भूमिका अंदर। निश्चित रूप से बड़ा बदलाव राजस्थान के अंदर होगा। इस बार हमें संदेश देना मोदी को कि मोदी जी आपकी झूठ नहीं चलने वाली। आप देखिए मोदी हर 3 दिन में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्यों आ रहा है? वो कांग्रेस से थोड़ी डरा हुआ है, वो आरएलपी से डरा हुआ है कि आरएलपी वाले इस बार बीजेपी की सरकार नहीं बनने देंगे, इसलिए मैं जाऊंगा, खुद जाऊंगा। बीजेपी अपना कोई दूल्हा ही तय नहीं कर पा रही। कौन दूल्हा बीजेपी का? बताओ मुझे। क्या मोदी सीएम बनेगा? कौन होगा यहाँ पे बताओ? 12 दूल्हे, एक लुटेरी दुल्हन। कौन तोरण मारेगा? तोरण कौन मारेगा पता ही नहीं। और कांग्रेस में भी पता ही नहीं कितने दूल्हे, कौन आएगा पता नहीं। पप्पू किसको क्या करेगा पता नहीं। सीटें जीतेगी कि नहीं जीतेगी। कह रहे रिपीट करेंगे। हाँ रिपीट करेंगे। जब पिछली बार 13-18 के अंदर चुनाव हुए थे तब रिपीट करी थी इन्होंने। 8 से 13 कांग्रेस की सरकार थी और 13 में रिपीट करी इन्होंने। 13 में आए, शायद ये कितना आए थे 21, और फिर 18 में आ गई 98 99 कितना है 98 99 में आ गए। हाँ ये रिपीट करेंगे 13 को, 21 25 26 में आ जाएंगे। और वो भी जब आ जाएंगे जब ये आरएलपी लड़ाई लड़ रही राजस्थान में। भाइयों आरएलपी ही इस बार सत्ता की चाबी आरएलपी के हाथ में रहेगी। कई हरियाणा के ठग घूम रहे हैं यहाँ पे, वो कह रहे हमारे पास चाबी रहेगी। तुम्हारे पास तो तुम्हारे घर की चाबी नहीं रहेगी, हरियाणा में नहीं रही तो राजस्थान में कहां से रहेगी? मुश्किल से तो राजस्थान के लोग जगह। तुम पहले अपने चाबी घर वाली देख लो, कहीं वो गड़बड़ नहीं हो जाए। उनका इलाज हरियाणा में जाके कर देंगे, आप चिंता नहीं करें। वोटों को किस तरह जो फर्जी लोग हैं यहाँ घूम के अगर राजस्थान को गुमराह करना चाहेंगे, उनका इलाज वहां जाके हम कर देंगे। आपको मजबूती रखनी है। आपको इस चीज का भी ध्यान रखना है कि हनुमान बेनीवाल ने कभी यूपी हरियाणा के अंदर अपने भाइयों को कमजोर करने का काम नहीं किया था, कभी किसानों को कमजोर करने का काम नहीं किया था। लेकिन सारे सारे ठग यहाँ आएंगे, उनको तकलीफ है कि एक किसान का बेटा मजबूती से लड़ाई लड़ रहा है, उसको रोकना है। इसलिए भाइयों आप पूरी ताकत के साथ मेरा साथ देना। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का बोतल का चुनाव चिन्ह है,
इस बोतल के चुनाव चिन्ह पे इतने बटन दबाना कि मैं इस बोतल के अंदर भूत भूतनी को बंद करके और किसी तांत्रिक से करा के उनको मैं बाहर ले जाके डाल दूं बोतल के अंदर। ये कर दोगे कि नहीं कर दोगे? इस बार लग रहा है आप कर दोगे। आप सब पूरे जोश के साथ आए। पिछली बार तो मैं एक बार आपके बीच आया था, 40,000 वोट आपने दिए। अब की बार एक बार तो आ गया हूं और एक दो बार और आ जाऊंगा, तो अपना आप डबल तिबल। आप ये हमारे मंच पे जो मेड़ता की एमएलए साहब इंदिरा जी, पुखराज जी, ये पीरा सिंह मेघवाल जो अंतर्राष्ट्रीय प्लेयर है आपके सामने आई, और ये 3 दिन के अंदर पीरा सिंह कैसे स्पीड से भाषण, देखो ये भाषण देने का, और ये वक्ताओं को एक नई फैक्ट्री है आरएलपी पार्टी। यहाँ बड़े से बड़े देखना, आप शुरू में 10 दिन बाद देखना पीरा आधा घंटा भाषण देगी, रुकेगी नहीं, ऐसे जो मुद्दे उठाएगी। शुरू में हिचकिचाहट होती है। हम भी जब कॉलेज में पहले खड़ा कर देते थे तो थोड़े हिचकिचाहट होती थी, अब नहीं होती। इस बच्ची ने बोला, रेखा कॉलेज के अध्यक्ष भाई राजू राम खोजा, ये तो परफेक्ट है, अच्छा भाषण देते हैं। बाबूजी हमारे रामरख जी, दीनाराम जी बावरी, फिर ये संपत हो गया, ये सारी टीम जो बैठी है, हम बिलाड़ किसान छात्र संघ अध्यक्ष भाई मेरे छोटे नरेंद्र, सारी टीम, रामपाल जी जाल का मजबूती से, रामपाल जी, सारी टीम पार्टी के लिए लगे हुए। सस्ता अभियान के अंदर भी आपने बहुत मजबूत किया आरएलपी पार्टी को। आपने 1 महीने के अंदर 20 लाख के लगभग सदस्य बना के संदेश दिया कि आरएलपी सत्ता पे कब्जा करेगी, कोई नहीं रोक सकता। ये संदेश इन गांव ढाणी के बच्चों ने अपनी मोटरसाइकिल, साइकिल और अपने साधनों से आरएलपी पार्टी को मजबूती दी और आरएलपी को उस मुकाम पे पहुंचाया। और आज मीडिया के अंदर अपने आप बात चली कि राजस्थान में तीसरा मोर्चा आरएलपी के रूप में आगे बढ़ रहा है। और भाइयों, वो दिन दूर नहीं जब राजस्थान की सत्ता पे किसान कौम का कब्जा होगा। तैयारी कर ले, आपस में लड़ना भिड़ना नहीं है, नशे से दूर रहना है और तेज वाहन नहीं चलाना है, समझ गए ना? गाड़ी की स्पीड 70-60, और कहीं ऐसा हो दुल्हन ये कह दे कि तू जल्दी आ, नहीं तो और कहीं जा रही हो तो चले जाओ 100, समझ में आ गया ना? तो 120 चले जाओ। और या फार्म भरने में लेट हो और एग्जाम में लेट हो, उसके अलावा नहीं, मेरे पैर साथ चलो 60-70, जुलूस में 60-70, आराम से 60-70, ताकि दुर्घटना नहीं हो। आप जानते हैं सारी बातें, मुझे आपकी चिंता रहती है। और हर जो उलाना होता है राजस्थान में, कोई भी गड़बड़ी होती है तो फटाक से मुझे ही कहते हैं कि वो हनुमान जी के जवान, उन्होंने ऐसा कर दिया। तो ये काम आप लोगों को नहीं करना है, मेरा ध्यान रखना है। मैं देश में आपका मान बढ़ा रहा हूं और आपको राजस्थान की सत्ता पे इस बार कब्जा करना है। सत्ता आपका इंतजार कर रही है, सिंहासन इंतजार कर रहा, उठो और राजस्थान की सत्ता पे कब्जा कर लो। बहुत बहुत आपको धन्यवाद। जय हिंद।